हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पहलाग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो यार दोस्तों, आज का ब्लॉग ब्लॉग ना रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग रहने वाला है और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी ना आपको, आप बोलोगे लास्ट में वाह क्या चीज बताई। ठीक है, तो आज हमारे विद्यालय में महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानू इंटर कॉलेज जीआईसी बिरथी पे एनडीआरएफ की टीम आई हुई थी। उन्होंने हमें आपदा से बचाने के जो भी हुनर हैं, या बचने के या फिर बचाने के जो भी हुनर है ना, वो सब आप बताए थे स्कूल के छात्रों को। वो मैं सब आपके साथ भी शेयर करूंगा। और आप लोग भी पहाड़ों में जो भी रहते हैं ना, अपने आसपास और सभी को ये वीडियो बहुत इतना फॉरवर्ड कर दो कि उन लोगों के भी काम आए। कभी न भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर आपदा आ गई ना, तो उस टाइम पे आपको इन इस हुनर के थ्रू आपको एक दूसरे की सहायता करने में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोग ब्लॉग पे बने हैं और फटाफट से इस वीडियो को देखो। और वीडियो बिल्कुल स्किप ना करना, ये पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और सभी एक दूसरे को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब क्या होता है? साइंस में कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, जो आपका दिल है। यदि कोई इंसान मर जाता है, कुछ हो जाता है, सबसे पहले क्या उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है ना। और पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स, आपके फेफड़े। और रिससिटेशन मतलब हो गया किसी चीज को दोबारा जिंदा करना। तो सीपीआर का मतलब इस हिसाब से क्या हो गया, हम अपने लंग्स और हार्ट को उसको बंद करके वापस पुनर्जीवित कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम मरे हुए इंसान को बचा सकते हैं कुछ 6 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट के बीच में क्या होता है, आदमी जब मरता है या उसकी पल्स रुक जाती है, लेकिन उसके ब्रेन सेल्स 5 से 6 मिनट तक बचे रहते हैं। यदि आदमी उसका पल्स चलना रुक जाए, आदमी ऑलरेडी डेड है, उसको कहते हैं हम क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ से बायोलॉजिकल डेथ में जाने में लगभग 5 से 7 मिनट लगता है। और बायोलॉजिकल डेथ तब होती है जब पल्स तो ऑलरेडी उसकी रुक चुकी है। हम ऐसे ही रिश्ते जो उसके बायस्टैंडर होगा या उसका कोई रिलेटिव होगा, उससे पहले हम पूछेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका बायस्टैंडर है, मेरे साथ नहीं है, ठीक है, गांव वाला है, इसके साथ हुई है, तो मैं इससे पूछूंगा भैया इसे क्या हुआ, तो मैं इसके पल्स चेक करूंगा। ठीक है, यहाँ सबके गले पे पल्स होता है ना। इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या था? इसका नाम होता है कैरोटिड पल्स। ठीक है, और ये जो हाथ में आपका डॉक्टर नापता होगा या घर में कोई पंडित जी नापते हैं, ये कौन सा होता है? रेडियल बोलते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली जो आदमी जैसे अनकॉन्शियस होता है या उसके मरा हुआ माने, तो उसका सबसे पहले कैरोटिड चेक करते हैं। ठीक है, ये नहीं करते हैं, ये करते हैं लगभग जो लाइव विक्टिम होता है, जैसे कोई जिंदा आदमी है, उसको इसका ये रेडियल पल्स चेक करते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने इसको चेक किया, इसका कैरोटिड पल्स अब्सेंट है, पल्स वर्स नहीं चल रहे हैं इसके। ठीक है, तो इसमें बता रखा है जिसकी मुझे अभी हालत मतलब इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जस्ट अभी कुछ 5 से 7 मिनट के अंदर का टाइम है, तो हम इसे सीपीआर देंगे। भाई साहब, क्या मैं इसे सीपीआर दे सकता हूँ? अब मैं इसको सबसे पहले चेक करूंगा, आर यू ओके, आर यू ओके, हिंदी में बोलो क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है। ये अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश है, तो ये ऑलरेडी कुछ बोलेगा नहीं ना, इसकी पल्स चल रही है। ठीक है, हम खाली चेक करने का तरीका बता रहे हैं आपको। पल्स अब्सेंट, अप्लाई सीपीआर। और सबसे पहले इसके वो हैजार्ड कोई मटेरियल हो, क्योंकि इसको कहीं समतल या गद्दीदार जगह में नहीं रह सकते, इसलिए जो सरफेस होना चाहिए बहुत हार्ड सरफेस होना चाहिए। ठीक है, प्लेन सरफेस, क्योंकि हम अभी इसके यहाँ हार्ट के पास कंप्रेस करने वाले हैं। यदि नीचे कोई मैट्रेस वगैरह गद्दा हो गया तो कंप्रेशन अच्छे से नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसके हार्ट पे जोर नहीं पड़ेगा, तो ऑलरेडी हमेशा ऐसा सरफेस लेना जो हार्ड हो, जिससे कि कंप्रेस अच्छा पड़े इसमें। ठीक है, और ये पोजिशन ही होनी चाहिए, जो हमारे दोनों घुटने हैं ना, इसके शोल्डर के सामने होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, क्योंकि यदि हम कंप्रेशन करेंगे हार्ट की साइड को होता है, लेफ्ट साइड को होता है ना, यदि हम इसके राइट साइड पे होंगे तो जो कंप्रेशन होगा ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे जाएगा इसके। ठीक है, हार्ट पे। और जो इसके जो मेरा साथ वाला मैं उसको कहूंगा ईएमएस को कॉल करने के लिए। अलर्ट ईएमएस। ईएमएस मतलब क्या होता है? इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। 108 जो है ऑल इंडिया में 108 112 होता है, तो उसमें होता है कि मैं ईएमएस को कॉल करूंगा कि हेलो ईएमएस, मैं अभी ये लोकेशन जैसी बिरथी में अभी मतलब एक मतलब विक्टिम अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप हमारी सहायता के लिए जल्द से जल्द पहुंचे। तो उनको कॉल करने के बाद फिर जो बाइट स्टैंडर्ड जो मेरा मतलब इसको सीपीआर दे रहा है, उसकी सहायता के लिए ब्रीथिंग के लिए मैं इसके सपोर्ट में रहूंगा। ठीक है, सीपीआर देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी ये रिब्स है ना, इसकी हड्डियां होती है ना, जो सबसे लास्ट वाली होती है, जहाँ जॉइंट होती है, क्या बोलते हैं उसको? स्टेनम, जहाँ खत्म होती है हमारा फुट पाइप, बिट पाइप, यहाँ से
रिब्स के पास क्या होता है, स्टर्नम, ठीक है। ये स्टर्नम के पास जो इसकी लोकेशन है उसको बोलते हैं जाइफॉइड प्रोसेस। सबसे पहले लोकेट द जाइफॉइड प्रोसेस, उसको लोकेट करेंगे। जैसे हमें मिल गया जहाँ रिब्स की हड्डियां खत्म होती है, उसके ऊपर लगभग 2 उंगलियों का गैप लेना है, ठीक है। जैसे जहाँ स्टर्नम खत्म हो रही है ना, यहाँ जाइफॉइड प्रोसेस में यहाँ 2 उंगलियों का गैप लेंगे, इतना हाइट ऊपर होना चाहिए। ये जाइफॉइड प्रोसेस से 2 उंगली का नाप ले लिया, और जो हमारा मास्टर हैंड है सबसे पहले उसको लगाएंगे इसमें, ठीक है। ये हाथ हटना नहीं चाहिए जब तक ये सीपीआर की पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती। और जो आपका सपोर्ट वाला एंड है उसके ऊपर रहेगा। और इसमें कंप्रेशन कितने देने हैं, 30 कंप्रेशन। और उसके बाद 2 जो मेरा साथ वाला है इसको रेस्क्यू ब्रीथ करेगा, ठीक है। मास्टर एंड के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। और इसमें ध्यान देना है हाथ नहीं हटना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जब मैं ब्रीथिंग दूंगा तो उस समय नाक बंद रहेगा, ठीक है। नाक बंद रहेगा और उसके बाद ब्रीथिंग देंगे। अगर नाक ओपन रहेगा तो मैं जितना सांस इसके अंदर दूंगा तो नाक के थ्रू फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है। नाक बंद रहेगा। और ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि भाई हमें पता नहीं है कि इस विक्टिम को क्या मतलब बीमारी है। इसके लिए मतलब एक सपोर्ट चाहिए कि मतलब उसका जो बीमारी है वो हमें ना लग जाए, इसलिए सपोज ये हमारे पास नहीं है, सीपीआर मास्क उसको बोलते हैं। तो हमारे पास एक हैंकी है, हैंकी कोई साफ कपड़ा वगैरह कुछ ले लिए, उसको भी लगा करके नाक बंद करेंगे। और उसके बाद 2 ब्रीथिंग देंगे। और ब्रीथिंग इतना देना है कि इसके 4 से 5 सेंटीमीटर कम से कम अप होना चाहिए चेस्ट, इतना ताकत से देना पड़ता है, पसीने निकल जाते हैं। और जब मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ ना, जो इसका चेस्ट लेवल है ये भी कम से कम 5 से 6 इंच, अगर हम एडल्ट की बात करें 5 से 6 सेंटीमीटर इसको टेप दबाव पड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने हल्का सा दिया ना तो ये कंप्रेशन उसके हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। हमारा मेन मकसद क्या है, इसको इतने जोर से पंप करना है जो कि इसके हार्ट जो इसकी वो पंप करना रुक गया ना, पल्स जैसे बंद हो गए, हम उसको आर्टिफिशियली अपने हाथों से ऐसे करके उसको जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि दोबारा चल जाए। यदि आपको 4 से 5 से 6 सेंटीमीटर का पता नहीं चल रहा है तो जो उसकी बॉडी होगी ना, जो उसका मतलब वाइड होगा उसके लगभग 1/3 जो उसकी मतलब चौड़ाई होगी ना, 1/3 उसको कंप्रेस करना है। इतना जोर का उसमें कंप्रेशन होना चाहिए। और ये साइकिल हम 5 साइकिल करेंगे, मतलब 30 का कंप्रेशन और 2 का ब्रीथ। जैसे 5 साइकिल कर लिया उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या कहीं इसकी पल्स वापस तो नहीं आ गई, ठीक है। तो 2 आ जाए जो क्या इसका प्रैक्टिकल करना चाहिए। अब यहाँ से हटेगा नहीं, फोल्ड नहीं करना है, जब लेट जाएगा यहाँ से लेट आओ, क्योंकि वेट इस पर बिल्कुल ऐसे का वेट बनना है, ठीक है। सर्विस करो, यस करो, मसला नहीं है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ।
फोल्ड नहीं करना है, जब बैठ जाएगा यहाँ से बिल्कुल ऐसे ठीक है। मसला नहीं है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है? कोई बताओ बेटा, कितने परसेंट ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में? 80%। और जब हम अपने अंदर जो ब्रीथिंग लेते हैं उसमें हम कितनी परसेंट लेते हैं? हमारे जो फेफड़े हैं कितनी अवशोषित करते हैं उसमें से? 6%। तो बेसिकली उसमें एक हमारा रीजन ये होता है कि जो हम बाहर सांस फेंकते हैं उसमें 15% के करीब ऑक्सीजन होती है, जो कि उस बंदे के फेफड़ों को पुनर्जीवित करने के लिए काफ़ी हो सकती है। दूसरा सीपीआर में एक चीज़ ये है कि सीपीआर का महत्व तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब किसी बंदे को हार्ट अटैक आए हुए 4 से 6 मिनट या 8-10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजरा होने। बेसिकली 4 से 6 मिनट ही क्लिनिकल डेथ होती है, तो उसमें उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम बढ़ने लगे तो आदमी का फिर ब्रेन डेड होने लगता है। दूसरा इसकी ये पल्स इसीलिए चेक करते हैं कि लास्ट में जो ब्लड की सप्लाई है ब्रेन को जाना बंद होती है, तो ये वाली जो हमारी धमनी है ना यहाँ पर, ये ब्लड की सप्लाई ब्रेन को देती है। तो अगर ये चल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे सप्लाई चल रही है और आदमी जिंदा रह सकता है। अगर ये बंद हो गई तो फिर दिक्कतें होने लगती हैं। सीपीआर देते टाइम ध्यान ये रखना है बेटा, नीचे बिल्कुल समतल जमीन हो। ऐसे नहीं कि आप कहीं बेड के ऊपर ही सीपीआर दे रहे हैं तो उसमें अच्छे से सीपीआर नहीं दिया जाएगा। समतल जमीन हो कम से कम। दूसरा, जो विक्टिम है वो बिल्कुल सीधा लेटा हो सुपाइन पोजीशन में, ऐसा भी ना हो कि टेढ़ा मेढ़ा हो आप सीपीआर दे रहे हैं। एक ड्रोनिंग का केस ऐसा होता है जिसमें कोई डूब जाता है, उसमें थोड़ा सा अपवाद है, जैसे 4 से 6 मिनट बेसिकली सीपीआर को हम मानते हैं कि उस टाइम पे अगर दे दिया जाए तो सही है। लेकिन ड्रोनिंग के केस में आप उसको ज़्यादा देर तक भी दे सकते हो। पानी में डूबने से जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं कि अगर 1 घंटे बाद भी आप सीपीआर दे रहे हो तो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वो अच्छे से सीपीआर दे रहे हो और एक बंदे को 1 घंटा हो गया ड्रोनिंग डूबे हुए, तो वो अगर ऊपर वाले का हुआ और आपने सही सीपीआर दिया तो शायद उसकी जान को बेचारे को बचाया जा सकता है। सीपीआर 4 कंडीशन ऐसी होती हैं उसमें नहीं देना है। नंबर 1 है, अगर आदमी का जो शरीर है नॉर्मल कलर से बदरंग या नीला जैसा हो गया है। जब कोई मर जाता है तो उसमें बेसिकली यही बोलते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया, अब तो ये बचा नहीं है, उस कंडीशन में नहीं देना है। या शरीर पूरी तरह से अकड़ रखा है, आप लोग जो भी विक्टिम देख रहे हो उसका शरीर पूरा अकड़ा हुआ है, पैर अकड़ा हुआ है, उस कंडीशन में नहीं देना है। या शरीर का कोई हिस्सा जैसे कट के अलग ही हो गया है, जैसे गर्दन कट गई या वो हो गई, उस कंडीशन में बेसिकली ट्रॉमा में तो देते नहीं सीपीआर। अगर कहीं ट्रॉमा का केस हुआ उसमें सीपीआर देते नहीं है। या कोई विक्टिम आपको ऐसा मिला है उसकी बॉडी डिकम्पोजिशन हो चुकी है या बॉडी का सड़ना गलना शुरू हो गया है, उस कंडीशन में सीपीआर आपने कभी परफॉर्म नहीं करना। ये मेरी तरफ से था, बाकी आगे कर दीजिए। गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रेस्क्यूअर अरुण कुमार तिवारी, मैं 15 एनडीआरएफ से बिलोंग करता हूं और मैं अपने टीम और अपने कमांडर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपको ब्लड कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली ब्लड 2 प्रकार से हो सकता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग और इंटरनल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल ब्लीडिंग क्या है कि 4 भागों में पूरी होती है। पहला होता है डायरेक्ट प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन, तीसरा होता है प्रेशर पॉइंट और चौथा होता है टोर्निकेट। और इंटरनल ब्लीडिंग जो है अंदर कभी जैसे कि हेवी एक्सीडेंट हो जाए, लंग्स वगैरह में चोट लग जाए, कहीं मेजर एक्सीडेंट वहां नीले पड़ जाते हैं, देखे होंगे कहीं नीला पड़ जाता है, तो होता है इंटरनल ब्लीडिंग। और एक्सटर्नल ब्लीडिंग कंट्रोल करने के 4 तरीके बताए। पहला होता है जैसे कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग में हो गया, कहीं सपोज एक इसको काम कर रहा था, खेल रहा है, इसको चोट लग गया,
तो सपोज यहाँ कट गया, उंगली कट गया, चाहे मतलब इधर कट गया, तो उसको मतलब ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो पहला होता है कि इसको डायरेक्ट प्रेशर से कैसे रोकना है। पहला विधि है कि डायरेक्ट प्रेशर से हमको रोकेंगे। तो उसके लिए क्या है कि कोई साफ कपड़ा लेना है। हमारे पास अभी जैसे कि ये गॉज है, आपके पास गॉज नहीं होगा, उसमें अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना है कि साफ कपड़ा लेना है और जहाँ कटा हुआ भाग है वहां पे ऐसे प्रेस करके रखना है। ठीक है, ये हो गया कि डायरेक्ट प्रेशर करके कैसे रोका जाता है। दूसरा होता है एलिवेशन। एलिवेशन होता है कि हार्ट लेवल से, हमारा रिसीविंग और पंपिंग चैम्बर है हार्ट, जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे होल बॉडी में, ऊपर करना है, एलिवेट कर देना है। तो उससे क्या है कि यहाँ पे फ्लो कम हो जाएगा। ऐसे भी आपने देखा होगा कि घर में सपोज पंप का जो प्रेशर होता है, ऊपर जो पानी चढ़ाते हैं तो बहुत कम मात्रा में जाता है। इसीलिए क्या है कि हार्ट लेवल से कटे हुए भाग को ऊपर कर दो, उससे भी एलिवेट करके मतलब रोका जा सकता है। तीसरा होता है प्रेशर पॉइंट। हमारा जब यहाँ जैसे कटा हुआ है, इसके नजदीक कौन सा प्रेशर पॉइंट है उसको प्रेस करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे यहाँ कटा हुआ है, इसके नजदीक प्रेशर पॉइंट है ये ब्रेकियल प्रेशर पॉइंट। ठीक है, ये ब्रेकियल प्रेशर पॉइंट को दबा के रखना है, इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन आता है टोर्निकेट। टोर्निकेट ऐसे फर्स्ट एडर के लिए अलाउ नहीं है, डॉक्टर ही करते हैं। तो सपोज जैसे कि अंग विच्छेद हो जाना, सपोज इसका एक उंगली कट गया, इसको कैसे रोकेंगे? तो उसके लिए क्या है, एक साफ कपड़ा लेना है। साफ कपड़ा लेने के बाद इसके कटे हुए भाग से नजदीक इसको मतलब टाइट बांधना है। ठीक है, सपोज इसको हमने बांध दिया और उसके बाद क्या है कि बांधने के बाद हर 8 से 10 मिनट के बाद इसको रिलीज करना है, क्योंकि ब्लड क्लोट हो जाता है। ठीक है, ब्लड क्लोट होगा तो फिर बॉडी में वो रन करेगा, फिर उसके बाद क्या है कि हार्ट में जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक होने लग जाते हैं। इसीलिए क्या है कि इसको 8 से 10 मिनट, और इसमें एक चीज और ध्यान देना है, ईएमएस इस जगह पे भी अलर्ट करना है कि मतलब इसको चोट लगा हुआ है, वो हमारी सहायता के लिए आप जल्द से जल्द पहुंचे। ईएमएस मतलब क्या होता है, अभी मैंने पूछा था, ईएमएस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। ठीक है, इसमें 108 है, ऑल इंडिया के लिए 112 भी है। इसके बाद हाँ, एम्बुलेंस जो है अभी यहाँ पे होता है। तो ये 4 तरीके से हम ब्लड कंट्रोल कर सकते हैं। इसको सपोज अगर सपोज इसका कटा हुआ है तो हम बैंडेज कैसे बांध देंगे? ये यहाँ कटे हुए भाग पे लगाया, सबके घर में डिटॉल वगैरह बीटाडीन होता है, सबके घर में उसको रखना भी है फर्स्ट एड उसको, और ये 2-4 पट्टी बैंडेज बांधने का तरीका है। उसके बाद उसको रखने के बाद अभी जैसे कि स्कूल में क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स होता है, हर स्कूल में फर्स्ट एड किट है। तो उसके बाद ऐसे बांधो, इसको जैसे कि मतलब फर्स्ट एड दे दिया मैंने, और इसकी ब्लीडिंग अगर सपोज मतलब कम नहीं हो रही है तो वही एम्बुलेंस को कॉल करना है और इसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजना है। ठीक है, ये एक प्रोसीजर हो गया। इसका पूरा नाम ये लाइफ जैकेट ऑप्शन देखते हुए आप लोग डीआरएफ और सिविल के पास रहता है। इसकी कैपेसिटी है 72 घंटे। ये आपको एक बंदे को डूबने नहीं देगी 72 घंटे। ठीक है, कितने घंटे? बहुत बढ़िया। और इसको जब भी पहनना या पहनाना है, इसको इसके जो फीते हैं इसको टाइट करना। ठीक है, अगर ढीला रहेगा ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको टाइट करके पहनना। वेट करने की कैपेसिटी है 360 केजी। पानी के अंदर ये डूबने नहीं देगी। कितना? 360। हाँ, ये डूबने नहीं देगी। ठीक है, इसको हम 4 बंदे आराम से इस पे हम पानी में इसे रिलैक्स हो सकते हैं, या डूबने नहीं देगी। 4 बंदों को आराम से डूबने नहीं देगी। हम 4 बंदे ऐसे पकड़ लेंगे, या रोप इसमें लगा लेंगे और इसको आराम से कहीं भी अपने को किनारे लेके किनारे में जा सकते हैं, सेफ्टी से आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, ये घूम के से चोट भी खाली लगती है, ऐसे ही इसको सपोर्ट कैरी करना है। बस केवल इसमें सपोर्ट रखना है। डूबोगे नहीं। अगर इस पर कोई चढ़ने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत विक्टिम बना देगा। डिवाइस जो हम घर पर रह के बना सकते हैं, यह है थर्माकोल ड्राफ्ट। इसके अंदर थर्माकोल है जो घर गांव बाजार में मिल सकता है। ऊपर से आप कट्टे को इसका शेप दे सकते हैं। अब देखो हम कैसे इसको ये बनाएंगे। थर्माकोल अक्सर टीवी, फ्रिज
ये वगैरह आता है, उसमें ये सब आता है। ये एक बंदे को कैरी कर लेगा पानी के अंदर, बाढ़ के दौरान हो या अचानक पानी आ गया उसके अंदर। हम सेफली अपने और अपने परिवार को, आसपास को बचा सकते हैं। ठीक है। अब यह दूसरा बोतल राफ्ट, बोतल राफ्ट जिसका नाम है, ये भी एक बंदे को पानी के अंदर आराम से बचा सकता है। ये भी हम अपने घर में रह के बना सकते हैं। बोतल हर गांव में आस-पास मिल जाएगी। ठीक है। इसको बांधने का तरीका, इसका जो ढक्कन का मुंह है ये नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है। इसमें एक बोतल की कैपेसिटी 4 kg है और पानी में जाने के बाद क्या है कि बॉडी वेट हाफ हो जाता है, तो पता है ना, पानी में जाने के बाद बॉडी वेट हाफ हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि ये बोतल राफ्ट उसके लिए सफिशिएंट है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए बहुत अच्छा है। ये डूबने नहीं देगी एक बंदे को। अगला आ गया ये डेक्ची राफ्ट। ठीक है। कोई मतलब खाली डब्बा है, 5 लीटर का डब्बा है, 5 लीटर का डब्बा है, उसको 2 को जोड़ करके बम्बू की सहायता से अच्छी तरह से टाइट बांध दो और उसके बाद इससे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। और इसका याद रखना है कि बैक वाला जो भाग है वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि एयर का प्रेशर अगर बनेगा तो वो बना रहेगा और ऊपर की तरफ रखोगे पानी चला जाएगा, फिर डूबने का डर रहेगा। ठीक है। इसीलिए इसको उल्टा रखना पड़ता है और इसको पकड़ने का तरीका है इस पर लेट जाना है, ऐसे पकड़ेंगे और उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर लेट जाओगे तो आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे। एक इम्प्रोवाइज तरीका है घर में जो हम बना सकते हैं। जब आप समझोगे तभी आप अपने परिवार को समझा सकते हो। ठीक है। सबके घर में बोरी वगैरह तो होता ही है, 2 बम्बू का सहायता लेना है और उसके बाद इसको बोरी के किनारे किनारे को मतलब होल करना है, उसमें फंसा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया जा सकता है। ये बोरी राफ्ट एक आ जाओ। यहाँ तो पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ तो ज्यादा मेडिकल थोड़ा नीचे ऊपर ही होगा, दूर होगा, तो इससे हम कैरी कर सकते हैं अच्छा से। देखो ये पेशेंट को हम ऐसे ले लेंगे। 2 बंदे और आओ, 2 बंदे आओ, चलो बड़े बड़े शर्माना नहीं है। ये सीट बैठ जाओ, जो सीट है सीट की तरफ आगे रहेगा, जैसे दोनों का पोजीशन है। और धीरे से उठाना, धीरे से उठाओ। देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से जाएगा। इसे हम घर पर रह के बना सकते हैं, घर पे भी बनाया जा सकता है। अगर इमरजेंसी में हमारे पास ना स्टेशन है ना मेडिकल की सुविधा है तो हम घर गाँव में कट्टे को पोल देकर बना सकते हैं। इसको हम कैसे बना सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, तो ये चीजें आपने सीखनी है और इमरजेंसी में इसको अप्लाई भी करना है। ठीक है। ये भी इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर एक बंदे को कैरी कर लेगा। जहाँ हमें ये स्ट्रेचर नहीं मिलेगा ना वहाँ हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। एक बंदे आ जाओ, ये लड़की आ जाओ, बच्ची ट्रैक आप आ जाओ, आ जाओ। अरे 2 लड़की और आ जाओ, बड़ी लड़की। ये 2 लड़की आ जाओ। इसको बनाने का तरीका क्या है कि कंबल में फंसाना है और उसके बाद इसको ओवरलैप करना है। ठीक है। ओवरलैप करने के बाद कि अगर इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो ये कंबल कहीं नहीं फंसेगा, आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पेशेंट को लाया ले जाएगा। ये आप आ जाओ पीछे, आप दोनों बच्चे आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, शर्माना नहीं है। थोड़ा आप दोनों खड़े हो जाओ, कुछ नहीं करना है, उठाना है। आ जाओ, चलो देखिए उठाएंगे तो थोड़ा इनको हटा दीजिएगा। इसको ऐसे उठाना है, आराम से जाया जा सकता है। तो आगे वाले का वो आगे की तरफ क्यों है, क्योंकि वो देखते हुए चलेगा, और सीट भी इनका सेफ रहेगा, सिर में चोट न लगे। इसके लिए ऐसे है कि आराम से एक स्थान से दूसरा स्थान पे, ये इम्प्रोवाइज तरीका है। घर में सबके यहाँ कंबल बेडशीट है तो आराम से बनाया जा सकता है। जैसे रोड के मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ रोड का ही काम है। बाढ़ भी आती है, हर चीज आपदा आती है, तो आपदा किसी प्रकार के उसको हम टाल नहीं सकते हैं।
तो इससे हम NDRF जो है हमारे पास सभी चीज़ का वो है अवेलेबल है, तो हम रेस्क्यू करते हैं। जैसे रोप का भी है, तो इसमें हम बताएं, ये है मीटर। ये जैसे रोप से हम काम करेंगे तो अगर नंगे हाथ से अगर करते हैं, अगर कुछ हम नहीं पहनेंगे तो रोप में क्या होगा, हीट, अगर फिसलन होगा तो हीट हो जाएगी और जलन हो जाएगी। इसलिए हमारे को ये, इसका नाम है मीटर, ये हमारे को सेफ्टी प्रदान करता है। ये है हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट। ये जैसे हम काम कर रहे हैं रोप के द्वारा, तो इसको हम सेफ्टी के तौर पर पहनते हैं। इसका वेट कैपेसिटी है 4 से 6 kg। ये 4 से 6 kg अगर वो होता है तो हमारे को सिर बचा देगा। ये है, इसमें आता है 3 प्रकार के, फुल बॉडी हार्नेस, हाफ और एक मीडियम आता है। तो इसको भी हम पहन के रोप के द्वारा नदी के क्रॉसिंग कर सकते हैं, या एक दूसरे स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। खासकर CPR का और RDO का, उसको आप लोग आपस में प्रैक्टिस मत करना। वो चीज़ें विक्टिम होता है बेटा, उसी पर प्रैक्टिस करी जाती है। कुछ चीज़ें फिर जिंदे आदमी में प्रैक्टिस करने में नुकसानदायक होती है, ठीक है, आपको चोट हो सकती है, कुछ हो सकता है। दूसरा, CPR में हमारे पास ये डमी थी, एडल्ट डमी थी। इन्फेंट या छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए CPR देने का तरीका यही होता है, लेकिन उनका जो चेस्ट होता है काफ़ी छोटा होता है, तो उसमें 2 फिंगर से दबाते हैं सब लोग ना। जैसा कोई छोटा बच्चा अचानक उसको, वैसे तो बहुत कम रेयर केस होता है ऐसा, लेकिन उसके लिए 2 फिंगर से ही सेम जगह दबाते हैं, ठीक है। दूसरा, ब्लड कंट्रोल में बताया था, जो भी चीज़ें बताई थी वो आपने अच्छे से सीखी होंगी। लेकिन अगर कहीं आपको लग रहा है ना शरीर में कोई ऑब्जेक्ट घुसा हुआ है किसी भी जगह पर, लोहे की या लकड़ी की कोई चीज़ घुस गई, तो उसको बाहर नहीं निकालना है। वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है, जिसको भी आप बचा रहे हो, जो भी व्यक्ति में, ठीक है। बाकी ये इम्प्रोवाइज जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, इनको आप कोशिश करना है कि घर में जैसे आपके पास वेस्ट मटेरियल, थर्माकोल या जो भी होता है, वेस्ट बोतल हो गई, उनसे इस टाइप से बना के रखना है। बाकी लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट भी इतनी महंगे नहीं है। प्रधान जी आ रखे हैं यहाँ पर, मैं प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे गाँव में 2, 4, 6 लाइफ जैकेट या लाइफ बॉय जो भी आप लोगों के पास फंड आता है, उसमें से ऐसा कुछ है, इसके लिए तो ये चीज़ रख सकते हैं आप। रस्से वगैरह भी रख सकते हैं, क्योंकि आपदा एक ऐसी चीज़ है उसका जो सबसे पहले फर्स्टली जो रिस्पॉन्ड करेगा, हो सकता है वो 10-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो किसी को बचा सके जीवन। तो ग्राम पंचायत लेवल पे या ग्राम पंचायत लेवल पर नहीं तो पटवारी जी आए थे क्या? आए, हाँ। तो कितने गांव होंगे आपके अंडर में? सर 14 गाँव है। हाँ, तो जैसे 14 गांव है, तो उन गांवों के बीच में 100-200 मीटर रास्ता खरीद के रखिए, 5-7 लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, इस टाइप से मतलब आपदा का तो सामान हो, ये चीज़ रख सकते हैं। वैसे ये मेरा सजेशन है, मैं तो बाकी आप लोगों को कैसे चलता है वो आप हाँ, ये चीज़ रख सकते हैं। बाकी घरों में तो ये लाइफ बॉय बहुत सस्ते आते हैं, इनको भी खरीद के रखा जा सकता है, ठीक है। बाकी आप लोगों का सबका बहुत बहुत थैंक यू, प्रिंसिपल मैम का, सभी टीचर्स का, पटवारी जी, ग्राम प्रधान और जो भी यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें अपने कीमती समय में से इतना टाइम दिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू NDRF की तरफ से।